जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एनडीए। तो हम इस वीडियो में केमिस्ट्री को उस तरह से डीप जाकर के कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि हम फिजिक्स में करेंगे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम इतना डीप जाकर के डिस्कस करेंगे जितना कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से हम इनको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको एनडीए का वोकैब चाहिए पिछले ईयर्स का, तो आप देख सकते हैं जिनमें से कि 2016 जो है 2016 के सेकंड पेपर तक की करा दिए गए हैं। तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और साथ साथ में आई बटन में भी मिलेगा। तो और दूसरी बात, हमने पिछले 5 सालों के जितने भी ईडीएम्स आए थे उनको करा दिया है, क्योंकि 2017 के बाद से ही ईडीएम्स आना शुरू हुए थे, तो वो भी करा दिए गए हैं। पिछले 5 सालों के एरर्स भी करा दिए गए हैं, जिसका पहला वीडियो डाल दिया गया है और दूसरा वीडियो अभी आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब का जो है पिछले 5 सालों का आपको यहीं पर मिलेगा। सॉरी, पिछले 10 सालों का हमारा टारगेट है और हम इस टारगेट को अगस्त के पहले वीक में अवश्य अचीव करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन नहीं है। विलयन का इन्होंने मतलब यहाँ से लिया है मिक्सचर, यानी कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि मिक्सचर नहीं, किसी चीज़ का मिक्स नहीं है, जो मिश्र धातु। ये इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि मिश्र धातु मिक्सचर नहीं होती, क्योंकि मिश्र धातु जो होती है वो धातु और अधातु को मिला करके बनाया जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील में ऐसा होता है कि जो लोहा होता है, लोहे के अंदर कार्बन, निकेल, मैग्नीज, इन सब तत्वों को मिला करके उसको इस तरह बनाया जाता है कि जिससे कि उसमें जंग ना लगे। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगला है दूध तो आप जानते हैं कि इसमें हम कई चीज़ें मिलती हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फेट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन्स, मतलब ये कई चीज़ों का मिश्रण होता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगला बचा वायु। तो वायु तो कोई अंधा भी होगा तो भी कहेगा कि ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि वायु कई चीज़ों का मिश्रण होती है, जैसे कि इसमें ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, आर्गन भी होती है, मतलब कई तरह की गैसें होती हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और साथ साथ में हम क्यों इसको लगा रहे हैं ये भी आप समझिए, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है वो C12H22O11 होता है, जो कि शर्करा यानी चीनी में एक ही तरह के ये कण पाए जाते हैं। तो चलते हैं हम अगले, मतलब इसके कुछ कंसेप्ट जो कि हमने लिख रखे हैं वो आप देख भी सकते हैं। वही बातें हैं, क्रोमियम, कार्बन में क्रोमियम और निकल जैसी, मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाई जाती हैं, इसमें जंग नहीं लगती है। तो वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं डिफेंस की तगड़ी तैयारी, या तो आप मेरे चैनल का जो नाम है वो सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा मेरा चैनल निकल के। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तकनीकी का प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है। तो आपने कई बार प्रभाजी आसवन जो शब्द है इसको कई बार सुना होगा। तो हम प्रभाजी आसवन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि जो प्रभाजी आसवन विधि होती है, इसमें 2 ऐसे वाष्पशील द्रव लिए जाते हैं। वाष्पशील का मतलब जो इवेपोरेट हो जाएं, यानी जिनका वाष्पीकरण संभव हो, ऐसे 2 द्रव लिए जाते हैं। और उन 2 द्रवों का जो क्वथनांक हो उनमें डिफरेंस यानी अंतर बहुत ही कम होना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए? बहुत ही कम होना चाहिए। तो हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि कुछ उदाहरण है, जैसे कि जब हम पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन अलग करते हैं तो इस विधि का प्रयोग करते हैं। और जब वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण किया जाता है, जैसे कि जो हम वायु बात करके आए हैं, तो उससे जब हम मान लिया नाइट्रोजन अलग कर रहे हैं तो हम इस विधि का प्रयोग करते हैं, यानी प्रभाजी आसवन का। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो हम बात करते हैं ये रासायनिक परिवर्तन जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी चीज से एक या एक से अधिक नए पदार्थ प्राप्त करें, नए पदार्थ प्राप्त हों, और जो हमने पदार्थ लगाया था यानी जो इनपुट था उसको हम किसी भी प्रक्रम द्वारा इनपुट को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने 2 रोटी ली थी और 2 रोटी हम खा गए, तो हम कोई भी प्रक्रम लगा लें, लेकिन वो जो 2 रोटियां हैं ना, वो मतलब जो दोबारा हैं उनको हम उसी तरीके की सेम रोटियां हम पेट से अपने निकाल के उस तरीके से पुनः नहीं बना सकते हैं। तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि पेट में जाती हैं तो कई प्रक्रियाएं होती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, फिर उसके बाद में कई पेप्सिन, एप्सिन, ट्रिप्सिन वगैरह सब जितने मिलते हैं तो सब मिलकर के उसको तोड़ देते हैं। तो यानी ये रासायनिक प्रक्रिया होती है इसी तरह से। और जो अपना पहला दिया जल में शर्करा का घुलना, तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थ यानी जो हमारा इनपुट था उसको हम फिर पा सकते हैं। जैसे कि मान लिया शरबत बन गया इससे घुल के, तो हम इसको
चला देंगे गैस के चूल्हे पे, और जब हम इसको गैस से जलाएंगे ना तो जो पानी पानी होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, यानी पानी जो होगा वो ढक्कन की सतह पर आ जाएगा और जो चीनी होगी वो नीचे नीचे बची हुई रह जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको पुनः अपने पदार्थ को पा सकते हैं। ऐसे ही बर्फ़ का भी होता है, क्रिस्टलन में भी सेम होता है। लेकिन जब दूध खट्टा हो जाता है भाई साहब, तो जो दूध खट्टा हो गया यानी दूध दही बन गया है, तो उसको हम दही को दूध नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और इसके बारे में हमने थोड़ा सा ये भी लिखा है कि मूल पदार्थ को किसी भी प्रक्रिया द्वारा पुनः वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि एग्जाम्पल है मोमबत्ती का जलना और कपूर का जलना जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वो जल गया है उसको पुनः वापस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कपूर का अगर ऊर्ध्वपातन कर लिया जाए, किसी बंद डिब्बे में मान लिया ऊर्ध्वपातन करा दिया हमने कपूर का, तो हम वो जो गैस है उससे हम फिर कपूर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही जो मोम पिघल गई है, जब मोमबत्ती जलती है तो आप देखते हैं कि काफ़ी मोम पिघल जाती है बगल में, तो वो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वो जो पिघली हुई मोम है उससे हम फिर मोमबत्ती बना सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित यदि अमोनियम आयन की संयोजकता +1 तथा कार्बोनेट आयन की संयोजकता -2 है तो निम्नलिखित में से कौन सा अमोनियम कार्बोनेट का फार्मूला होगा। तो ये जो NH3 दिख रहा होगा ये तो आप जानते हैं कि NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो NH4 होता है ये हम अमोनियम आयन इसे बोलते हैं। और जो CO अमोनियम आयन कब होगा, जब यहाँ पर इसके ऊपर प्लस का साइन लगा होगा तब अमोनियम आयन होगा। तो ये अमोनियम आयन हो गया। कार्बोनेट आयन किसे बोलते हैं, जब CO3 के ऊपर 2 माइनस लगे हों तो इसे हम कार्बोनेट आयन बोलते हैं। यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -2 है। तो हमें क्या करना होता है, जब फार्मूला बनाते हैं तो ये जो अपना 1 मिनट, जब ये जो 2 है इस 2 को उठा के इसके पास ले जाओ, इस 1 को उठा के इसके पास ले आओ, तो हमारा फार्मूला तुरंत बन जाएगा। अर्थात हम कहना ये चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा छोटा करें तब हम बात करते हैं, इसको मतलब हटा ही दें, क्लियर कर दें। तो जब ये हम इस तरीके से कुछ इसको लिखेंगे NH4 और CO3, यानी यहाँ पर जो यहाँ पर -2 था इस -2 को उठा करके हम यहाँ पर 2 लगा दें, और यहाँ पर जो +1 था इस +1 को ले जा करके हम यहाँ पर लगा दें, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा। यानी NH4 का जो होल ट्वाइस बन जाएगा, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, NH4 का होल ट्वाइस एंड CO3, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है। सहसंयोजक और यौगिक, तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका फॉर्मूला CaO, जो सोडियम नाइट्राइड है NaN3। अगला है सिलिकॉन कार्बाइड यानी SiC, C वाला कार्बन है और जो Si है वो सिलिकॉन है। जिंक सल्फाइड यानी ZnS, N स्मॉल है और Z बड़ा है, मतलब बिग कैपिटल Z है और S भी कैपिटल है, जिंक सल्फाइड हो गया। तो इसमें हमें आंसर बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है वो सहसंयोजक यौगिक तत्व बनाता है। जैसे कि ये जो सोडियम और कैल्शियम है, तो ये जो सोडियम और कैल्शियम है ये S ब्लॉक के तत्व हैं, और जितने भी S ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन सिर्फ 2 तत्वों को छोड़कर, यानी S ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं, यहाँ पर हमने थोड़ा सा लिखा भी है, उसको आप देख भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि जो S ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं, तो इनमें से लिथियम और बेरिलियम को छोड़ करके जितने ये सारे बचते हैं, यानी सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, स्ट्रॉन्शियम, ये जितने भी बचते हैं ये क्या बनाते हैं, ये आयनिक बंध बनाते हैं। आयनिक बंध यानी जिसमें प्लस माइनस का आदान प्रदान होता है। जैसे कि आपने NaCl देखा होगा, Na के पास प्लस होता है, Cl के पास माइनस होता है। तो ये इस तरह के तत्व बनाते हैं कि जिनको हम जब पानी में डाल देते हैं, इन तत्वों से जो बने हुए तत्व होते हैं उनको पानी में डालने पर, विद्युत अपघटन कराने पर, तो ये जो प्लस वाला अलग हो जाता है, माइनस वाला अलग हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं आयनिक तत्व, या हम इसे वैद्युत बंध भी बोलते हैं, वैद्युत बंध। तो इसी तरीके से हो जाता है अपना। इसको थोड़ा सा कट करते हैं फिर आगे बात करते हैं। और जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये उत्प्रेरक के, मतलब ये जो उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं। कैसे ये बात है, जैसे कि आप मॉलिब्डेनम जो तत्व है इसको देख सकते हैं, मॉलिब्डेनम, यहाँ पर ये मॉलिब्डेनम है, ये अमोनिया के निर्माण में यूज़ किया जाता है। और Fe को भी आपने कई बार देखा होगा कि ये भी उत्प्रेरक के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ही जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उत्प्रेरक के रूप में यूज़ किए जाते हैं, और साथ साथ में ये संकर यौगिक बनाते हैं, संकर यौगिक। और जो F ब्लॉक के तत्व हैं ये उपसह संयोजक यौगिक बनाते हैं। कैसे, उपसह संयोजक यौगिक। और P ब्लॉक की अब बात करते हैं। P ब्लॉक में ये जो C कॉलम है, C कॉलम, तो ये C कॉलम हमेशा सहसंयोजक यौगिक सहसंयोजक बंध बनाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो सहसंयोजक बंध ऐसे बनाता है क्योंकि जो कार्बन की संयोजकता होती है +4 होती है, तो इसलिए ये सहसंयोजक बंध बनाता है। क्योंकि यह ना 4 रख सकता है, क्योंकि कोई भी परमाणु होता है उसकी एक विशिष्ट प्रकार की क्षमता होती है कि वह अपना अष्टक पूरा करने की क्षमता बनाता है। मतलब अष्टक पूरा यानी अपने बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह उसके पूरे हो जाए तो वो निष्क्रिय तत्व हो जाता है, जैसे मतलब निष्क्रिय होने की कोशिश करता है।
जैसे नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ये सब जो तत्व हैं इनके जो बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इन्हें शून्य समूह में भी रखा, शून्य समूह वाला भी बोला जाता है और हम इन्हें एर्थ समूह वाला भी बोलते हैं। तो चलते हैं अगले की ओर, अगले की ओर चलते हैं ऐसे ही। तो अगले हमने यहाँ पर थोड़ा सा लिख रखा था लेकिन वो हमने सारा मुंह से बोल के बता दिया। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो जैसा कि लिखा हुआ, आर्गन की द्रव्यमान संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्रव्यमान संख्या को 3 तरह से बोला जाता है। पहला तो द्रव्यमान संख्या इन्होंने बोल दिया, दूसरा हम इसको बोलते हैं परमाणु भार, एक परमाणु भार बोलते हैं, परमाणु भार, और एक बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। सॉरी, यहाँ पर परमाणु आगे लगा लीजिएगा, द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, 3 मतलब एक ही शब्द को इन्होंने 3 तरीके से घुमाकर बोला जा सकता है। तो उस तरीके से हम इसको जान लेते हैं कि आखिरकार ये पूछना क्या चाह रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं। यहाँ पर हमने कुछ थोड़ा सा पहले से लिख रखा है, सॉरी। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो जैसे कि ये लिख रखा है हमने कि E इक्वल टू, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे अभी, E इक्वल टू P, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, और परमाणु क्रमांक मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी तत्व में, जब न्यूट्रल होगा, लेकिन ये जो कंडीशन है ये न्यूट्रल पे लागू होती है कि जब परमाणु, यानी जो परमाणु है, जो भी ना वो है, तो वो न्यूट्रल होना चाहिए। जो भी अणु है, परमाणु है, तो वो न्यूट्रल होना चाहिए, यानी उसमें ना प्लस चार्ज होना चाहिए ना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं, जिसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर जैसे कि हमने लिख रखा है ZXA, ये जो A है ये हमारा क्या है? परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान, ये तीनों बातें वही हैं। और जो परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या, सॉरी, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या जो होती है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। तो हम यहाँ इस तरीके से, हम इस फार्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने उसकी ओर, पिछली साइड की ओर। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। हाँ, अब चलते हैं पीछे की ओर। तो यहाँ पर हमने अभी फार्मूला देखा, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि आर्गन आप जानते हैं, आर्गन के भी हम जस्ट एक सेकंड भी नहीं बीता होगा बात करके हैं कि निगेटिव होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें होती है, प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक तीनों बराबर होते हैं। E इक्वल टू Z इक्वल टू P। तो और दूसरा था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू A क्या था? परमाणु भार, जिसे हम द्रव्यमान संख्या भी बोल सकते हैं, जिसे हम परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं। तो Z क्या दिया हुआ है? सॉरी, ये द्रव्यमान संख्या दी हुई 40, यानी यहाँ पर 40 दिया हुआ है। और परमाणु क्रम, जो आर्गन का परमाणु क्रमांक यानी Z क्या होता है, ये आपको याद रखना होगा, कम से कम 30 तक तो आपको याद ही होना चाहिए, जो कि 18 होता है। इसका होता है 18। तो प्रोटॉन, जब ये Z इसके बराबर है तो यहाँ पर हम P की जगह 18 रख सकते हैं, P और N। तो जब इसको घटाएंगे तो हमारे न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 22। न्यूट्रॉन की संख्या आ गई 22, न्यूट्रॉन की संख्या आ गई 22। तो अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, 1 मिनट बस, थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या 22 आ गई, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? सॉरी, 18। इलेक्ट्रॉन भी 18 ही है, प्रोटॉन भी 18 ही है, परमाणु क्रमांक भी हम उसे 18 कहते हैं। तो पहला बोलता है कि आर्गन में प्रोटॉनों की संख्या 22 है, तो आपको हम कितनी बार, मतलब उतनी देर से यही तो बात चल रही है कि प्रोटॉनों की संख्या 18 है, तो ये गलत हो जाता है कथन पहला। दूसरा, आर्गन में न्यूट्रॉनों की संख्या 22 है, तो ये तो हमने निकाला कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 22 है, लेकिन यहाँ पर 18 बोल रहा है, तो ये भी गलत हो जाता है कथन। अगला बोलता है आर्गन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है, तो आर्गन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये तो बात सही है क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन 18 ही है। और अगला बोलता है कथन आर्गन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग 40 है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 18 18 36, तो 36 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 40 बोल रहा है, तो ये भी कथन गलत हो जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले की ओर। अगला दिया है Ne यानी नियॉन, Si, जैसे कि अभी हमने बात की थी इस सारणी में जो कि शून्य समूह में तत्व आ रहे थे, एक नियॉन यहाँ पर था, एक यहाँ पर आर्गन था, तो इनका अष्टक ऑटोमेटिक पूर्ण होता, मतलब ऑटोमेटिक क्या पूर्ण होता है, कुछ तत्व होते हैं जो कि उनका अष्टक पूर्ण होता है, उनके बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। एक नियॉन हो गया, एक Si हो गया, सिलिकॉन, नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया।
तो इनकी हमें सह संयोजकता की बात करनी है। तो पहली चीज़ तो हमें ये समझनी होगी थोड़ा सा कि आखिरकार ये सह संयोजकता जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो सह संयोजकता है, किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही सह संयोजकता कहलाती है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये अफबाउ नियम के अनुसार इस तरह से किया जा सकता है, किया जाता है। इट इज़ अ नियम, सॉरी इट इज़ अ रूल, ऐसा कह सकते हैं, नियम भी कह सकते हैं। तो जैसे कि पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, फिर 3p आएगा, फिर 4s आएगा, फिर 3d आएगा, 4p आएगा, फिर 5s आएगा, फिर 4d, 5p, 6s, ऐसे आएगा। मतलब ये आप ऐसे ही देखते देखते आगे कर सकते हैं। और क्योंकि अब अगर आप 30 तक याद कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 30 तक याद कर लेते हैं और साथ साथ में 30 तक परमाणु क्रमांक याद कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो अगला हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे। तो नियॉन का जो था, तो हमने पहले देखा कि 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p6 आएगा। तो बाहरी कक्षा कौन सी इसकी, जैसे कि ये कक्षा बनी हुई, एक ये कक्षा बनी हुई, फिर ऐसे ही कक्षाएं बनती जाती हैं। तो इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो किस आधार पर भरते हैं, एक फार्मूला होता है 2n²। जो 2n² का फार्मूला है, तो n जो होता है ये कक्ष की संख्या, यानी जैसे कि पहली कक्षा, तो पहली कक्षा में n की जगह हम 1 रखेंगे, जब दूसरी कक्षा बोलेंगे तो n की जगह हम 2 रखेंगे, जब तीसरी कक्षा बोलेंगे तो n की जगह 3 रखेंगे। तो n की संख्या कक्षा पर निर्भर करती है, यानी जिस कक्षा की बात करेंगे उसकी। तो 2n² यानी पहली कक्षा में हम कितने रखेंगे, तो पहली कक्षा में n की जगह जब 1 रखेंगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मान लिया, एक यहाँ पर मान लिया। दूसरी कक्षा में जब n की जगह 2 रखेंगे तो यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके हम आगे भरते जाएंगे। तो जब हमने अभी बात की कि अष्टक का नियम क्या होता है, अष्टक का नियम यह कहता है कि कोई भी परमाणु या अणु अपने बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरी करने का प्रयास करता है या प्रयास करता है, तो उसे ही हम बोलते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमने बात करनी है इसके बारे में। हाँ, अरे यार पूरा हट गया, क्या हो गया, सॉरी भाई लोग सॉरी, लेकिन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि वहाँ पर सब कुछ हट गया। तो Ne का जो था, Ne सॉरी चल नहीं रहा यार, हाँ ये ठीक, Ne यानी नियॉन की जो हमने देखा था 1s2, फिर आया था 2s2, फिर आया था 2p6, यानी इसकी जो बाह्य कक्षा, यानी जो सेकंड है ये इसकी बाह्य कक्षा है। तो इसमें कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी मतलब संयोजकता कितनी होगी, बाह्य इलेक्ट्रॉन यानी बाहर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसकी बाह्य कक्षा में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसे 8 भी बोल सकते हैं, बल्कि इसे 0 बोला जाएगा, क्योंकि इसकी बाह्य कक्षा तीसरी ही मानी जाएगी। जब पहली मतलब जो लास्ट की कक्षा होती है, जब उसमें पूरे हो जाते हैं तो उसकी अगली कक्षा में चलते हैं। तो इसकी यानी तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता 0 मानी जाएगी, इसीलिए तो इसे शून्य समूह में रखा जाता है। और अगला देखते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाए, हाँ अब ठीक है। और जो अगला है सिलिकॉन का, तो आप जानते हैं सिलिकॉन यानी 14 नंबर पे होता है। तो इसका 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, ये कितने हो गए, ये जो ऊपर जो 6 2 लिख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2p6 2 4 10 हो गए, फिर 2p6 3s2, फिर आएगा 3s2, फिर अरे हाँ फिर आएगा 4s, सॉरी यार 3p2, हाँ p आता है इसके बाद में, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो 3p6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमें 14 तक ही तो ले जाना है। तो यहाँ पर 2 2 4, 1 मिनट कलर थोड़ा चेंज करें, 2 ये सॉरी यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 2 14, हम 14 तक ले जाना था, हम 14 तक ले गए। तो इसमें बाह्य कक्षा कौन सी है, बाह्य कक्षा कैसी है, ये हमारी तीसरी वाली, यानी थर्ड जो कक्षा है ये हमारी बाहरी कक्षा है। थर्ड कक्षा बाहरी कक्षा है, तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2, यानी तीसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम थोड़ा सा इसको पूरा क्लियर कर दें अभी, थोड़ा सा 1 मिनट, इस तरीके से कुछ क्लियर हो जाए तो अच्छा लगेगा। हाँ, तो हमने बात कर ली कि हमारा जो नियॉन था इसमें 0 इलेक्ट्रॉन मतलब 0 संयोजकता थी, और जो हमारा SI था इसमें 4 संयोजकता थी, प्लस की 4, और जो नाइट्रोजन है इसमें प्लस की 3 संयोजकता। इसी तरह से निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन में हम नाइट्रोजन एक एक्सेप्शन है, क्योंकि नाइट्रोजन का जब विन्यास करेंगे तो हमारा क्या विन्यास निकल के आता है, 1 मिनट, 1s2, फिर आता है 2s2, फिर आता है 2p,
3, यानी 2 2 4 3 7, यानी नाइट्रोजन 7 नंबर पे होता है तो 7 इसका विन्यास हो गया। इसके बाहरी कक्षा कौन सी? सेकंड। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 3 और 2 5, यानी बाहरी कक्षा यानी सेकंड कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन जो अपना नाइट्रोजन होता है ना, उसके पास डी जो उपकक्ष होता है वो अनुपलब्ध होता है, यानी डी का जो कोष होता है वो अनुपलब्ध होता है, इसलिए इसमें 3 ही मानते हैं इसकी संयोजकता। इसकी संयोजकता प्लस की 3 मानी जाती है, तो इसकी संयोजकता प्लस की 3 हो गई नाइट्रोजन की। और मैग्नीशियम की इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, इसमें +2 होती है, मैग्नीशियम की +2 होती है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन क्या कितनी है, किसकी संयोजकता। ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तब हम देखेंगे आंसर। तो हाँ, तो जैसे कि नाइट्रोजन दिया हुआ है पहला कि नियॉन की 0 है तो नियॉन आगे आ गया। यहाँ पे सिलिकॉन की 4 है, मैग्नीशियम की 2 है, तो ये दोनों तो कट गए। इन्होंने बोला है कि क्रम क्या होगा, तो सबसे कम तो नियॉन की है, फिर उसके बाद में किसकी कम है? मैग्नीशियम आना चाहिए। नियॉन के बाद मैग्नीशियम यहाँ पर है, यहाँ पर नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की 3 है, मैग्नीशियम की 2 है, तो ये गलत हो जाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ये जब आप एक बार समझ जाएंगे ना, उसके बाद में आपको दोबारा समझने की जरूरत नहीं होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला अपना क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 35 है, परमाणु के बोर मॉडल पर आधारित इसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की सही संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी? तो जैसा कि आप जानते हैं, तो हम चलते हैं, ये तो हम विन्यास देख चुके हैं, तो इसका 35 नंबर है, तो इसको 35 नंबर पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसको क्लियर करते हैं थोड़ा सा, हाँ क्लियर हो जा। हाँ 35 नंबर पर डिस्कस करते हैं। 35 का क्या है, हमें विन्यास निकालना है, तो एक पेज जोड़ लेते हैं। 35 का निकालना है तो 1s2 आ जाएगा, फिर 2s2 आ जाएगा। ये जो ऊपर वाले 2 हैं, यहाँ पर जो ऊपर 2 लिखते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। फिर 2p6, यानी p कक्षक जो होता है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और जो s होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। d में 10 आ सकते हैं, और f में 14 आ सकते हैं। तो 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 आएगा, फिर आएगा 3p6, फिर आएगा 4s2, फिर आएगा 3d की बात आएगी, 3d 10 हो जाते हैं। देखो गिन लेते हैं हम थोड़ा सा पहले कि कितने हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 तो 4 6 10, 10 2 12 6 18 2 20 20 10 30, यहाँ पर 10 लिखा हुआ था, 3d 10 था, तो 30 हो गए। तो अभी हमें एक आगे और लिखना है, तो 3d के बाद कितना आता है? 4s 4p आएगा, 4p 5 बचेगा, 4 के बाद 4p 5 आएगा, 4p5। तो हमें देखना है कि बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाहरी कक्षा कौन सी? 4, ये जो 4 शो करता है ये बाहरी कक्षा है, तो 4 है बाहरी कक्षा। तो हमारे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 7। तो यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपोपचय अभिक्रिया अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? जस्ट एक मिनट। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें अपचयन यानी रिडक्शन और ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होता है। तो जब आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक मिनट, कलर बदलते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है पीला पीला। तो जब आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन और जब लिखेंगे रिडक्शन REDUCTION, तो ये जो रिडक्शन का RE है, रिडक्शन का जो RE है ये और OX, तो इसे ही उठा करके REDOX इसको मिलाकर के रेडॉक्स बोल दिया गया। यानी UCN से इतना गायब कर दिया गया, इतना IDAN गायब कर दिया गया, RED इधर लिया गया, इधर OX लिया गया, जिसको बोल दिया गया रेडॉक्स अभिक्रिया, अब हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार है क्या। तो इसमें जैसा कि हमने बात कर ली कि इसमें रेडॉक्स यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन इसको हम पहले समझते हैं कि थोड़ी सी होती क्या चीज़ है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमने वार रासायनिक किया, इसमें सब कुछ लिख रखा है, इसका कोई मतलब नहीं। जैसे कि ये Zn दिया हुआ, Zn के पास कितनी है संयोजकता, यानी अभी ये न्यूट्रल है, यानी इस पर न प्लस चार्ज है न माइनस चार्ज है। तो जब यह अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने निकाल देगा, जब जैसे कि कोई भी परमाणु है उससे जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो Zn के पास प्लस का 2 चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 2 चार्ज आ गया, और ऐसे ही SO4 जो होता है उस पर कितना चार्ज होता है? माइनस का 2 चार्ज होता है। तो ये Zn जो है SO4 के साथ क्रिया करके एक तत्व बना लेगा, जिसे ZnS4 यानी जिंक सल्फाइड भी बोल सकते हैं। और फिर जो 2 इलेक्ट्रॉन ये बच गए ना, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे आखिरकार?
तो जो Cu है जब ये SO4 से मुक्त होता है तो इसके साथ में क्रिया कर लेता है, तो ये Cu न्यूट्रल हो जाता है, यानी जो कॉपर होता है वो अपना न्यूट्रल हो जाता है। तो इसी तरह से हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अगला क्या है, हाँ, कि ऑक्सीकरण कैसे होता है। तो परमाणुओं या आयनों, कुछ ना, इतना सब न देखो, सोच लो कि कोई भी चीज़ है जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करे तो ऑक्सीकरण है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपने अंदर से निकाल दे, मतलब जैसे कि Zn दिया था, Zn पर 0 था, तो उसके बाद में Zn2+ बन गया, +2 सॉरी बन गया, +2 लिखेंगे, 2+ नहीं लिखेंगे, +2 बन गया, Zn+2 बन गया, यानी इसने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसीलिए Zn+2 बन गया। तो इसलिए यानी इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो उसे हम ऑक्सीकरण बोलेंगे। और 2-4 प्रक्रिया और हैं, 1 मिनट आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ऑक्सीजन या किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण करे, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इस तरह के जब तत्व को कोई वो मतलब वही पदार्थ ग्रहण कर ले, तब ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीडेशन उसे माना जाएगा। या वो हाइड्रोजन को निकाल दे, या धन विद्युतीय तत्व का त्याग कर दे, जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इनको जब अपने अंदर से निकाल दे तो उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो मतलब यहाँ पर 3 ही बातें और तीनों थोड़ा सा हैं सेम बातें, मतलब एक ही बात है, ऑक्सीकरण ही करवाएंगी, लेकिन तीनों को अलग अलग तरीके से, मतलब 3 एक तरीके से रूल बोल सकते हैं इनको हम। तो यहाँ पर हम देखते हैं अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा अपउपचय रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखो, एल्यूमिनियम के पास कितनी संयोजकता है, Cl की कितनी होती है, Cl के ऊपर एक -1 होता है और एल्यूमिनियम के ऊपर +3 होता है, +3। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के पास +3 है, तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम का +3 है, तो यहाँ पर जाकर के वो सेम ही है, यानी एल्यूमिनियम का +3 बरकरार है, एल्यूमिनियम का +3 बरकरार है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास क्या है, तो हाइड्रोजन के पास यानी देखो, अगर हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना अपचयन हो रहा ना ही रिडक्शन हो रहा। 1 मिनट, जैसे कि अन्य अभिक्रियाएं जो नहीं, यार ऐसा नहीं हो सकता, हाँ हो गया, आ गया। जो अन्य अभिक्रियाएं दी जैसे कि 2Na+H, तो Na क्या है, Na के पास क्या है, अभी +1 है, हाइड्रोजन पर क्या है, -1 है, तो ये जो +1 है ये जाकर के न्यूट्रल हो गया, यानी +1 जाकर के न्यूट्रल हो गया, तो इसने इलेक्ट्रॉन किसी का लिया ना, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसे हम अपचयन बोलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसे हम वो बोलेंगे ऑक्सीकरण, जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसे ऑक्सीकरण बोलेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास यहाँ पर -1 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पर जाकर के क्या बचता है, 0, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर न्यूट्रल हो गया। 1 मिनट, अगर थोड़ा सा आपको समझने में तकलीफ हो रही तो उसके लिए सॉरी यार, बस जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास -1 है, -1 है, और जब यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 0 बचता है, तो यानी माइनस, यानी इसने अपना मतलब इसने जो माइनस था ये अपना माइनस खो दिया, यानी इसने एक प्लस की चीज़ ले ली, इलेक्ट्रॉन का प्लस वाला ले लिया, इलेक्ट्रॉन नहीं हम उसे प्रोटॉन बोल सकते हैं, तो उसने प्लस वाला ले लिया। तो इसे हम यहाँ पर जो प्लस वाला जब लेगा तो उसका क्या हो जाएगा, जब प्लस वाला लेगा तो इसका हो जाएगा रिडक्शन, और जब निकालेगा माइनस का यानी इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उसका हो जाएगा अब ऑक्सीकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी तो हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया है। और जो अगला बचता है इसी तरीके से ये भी हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया, ये भी है, लेकिन हमारी ये यानी ऑप्शन नंबर ए रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो इसको आप चाहे घर पे बैठ के करिएगा, थोड़ा सा ऐसा है ना कि थोड़ा सा टाइम फिर ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम इसको यहीं पर थोड़ा सा समाप्त करना चाहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप क्रिस्टलीय सिलिकॉन के समाकृतिक होता है। समाकृतिक का मतलब है समान। साले ऐसी भाषा यूज़ करते हैं ना ये लोग, पगलवा देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर ए देता है कोक, दूसरा हीरक, तीसरा ग्रेफाइट, चौथा कोयला। हीरे की बात कर रहे हैं, हीरक उसको लिख रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमको बस अपने कॉन्सेप्ट से चलना है। जो अपना दिया हुआ है हीरक तो आप जानते हैं कि हीरक ही इसका आंसर होने वाला है, क्योंकि जो कोक होता है यानी कोयला, कोक और कोयला, देखो कोक मतलब कोयला से ही कोक बनता है, कोयले से कोक बनता है, और ये जो कोक और कोयला होते हैं ना, इनकी मतलब जो आकृति होती है वो डिफाइंड नहीं होती, जबकि ये जो अपना ग्रेफाइट होता है ये डबल लेयर्ड होता है। मतलब जैसे कि आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो ग्रेफाइट होता है वो वांडर वाल्स बलों द्वारा जुड़ा, मतलब ग्रेफाइट 2 परतों का होता है, वो वांडर वाल्स, और वो जो परतें होती हैं वो वांडर वाल्स बलों द्वारा जुड़ी होती हैं। तो इसके बारे में हम कुछ तत्व भी पढ़ लेते हैं, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। तो जैसा कि लिखा हुआ है, कार्बन के सभी अपर रूप हीरे का बहुत ही स्पष्ट, कार्बन के सभी अपर रूपों में से हीरे का बहुत स्पष्ट और परिभाषित आकार होता है। इसे अच्छी तरह से परिभाषित इसकी अच्छी तरह से परिभाषित संरचना होती है। हीरे का साइज
जो कि साइड में यहाँ पर दिखाया गया कि आप देख रहे हैं कि ये जो इनके जो बंधों के बीच की दूरी है 154 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। हाँ, तो इसका हम कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा अभी। हाँ ठीक। ग्रेफाइट की संरचना जो होती है परतदार होती है, हमने अभी बात की थी परतदार होती है, और ये जो परतें होती हैं वांडर वाल्स बलों द्वारा जुड़ी होती हैं। इन पदों के मतलब इन परतों के मध्य की जो दूरी होती है वो 340 पिकोमीटर होती है, पिकोमीटर याद रखिएगा। और जबकि जो अपना कोयला वोयला होता है, मतलब जो जबकि कोयला की संरचना अच्छी तरह परिभाषित नहीं होती, क्योंकि वे विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त होते हैं, विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्बन के दहन से प्राप्त उत्पाद होते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि कोयला है कहीं पर भी किसी भी तरह का हो सकता है, मान लिया चौकोर है, बड़ा है, छोटा है, किसी भी तरह का हो सकता है, मतलब उनकी संरचना डिफाइंड नहीं होती कि ये गोल मिलेंगे या चौकोर ही मिलेंगे। तो अरे क्या हो गया, हाँ ठीक, अगला चलते हैं। अगला जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन गैस का रंग नहीं है। हाइड्रोजन गैस का रंग कैसा होता है, ये तो बहुत सी नॉर्मल बात है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी जो हाइड्रोजन गैस होती है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है। यह जलने मतलब ये खुद तो जलती है लेकिन दूसरों को जलने में सहायक नहीं होती है। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि जो हाइड्रोजन होता है वो कि सूर्य में पाया जाता है, उसी के जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है तो उससे जितनी भी ऊष्मा उत्पन्न होती है वही सूर्य का ताप है। जो हम देखो इसकी प्रयोगशाला विधि इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि प्रयोगशाला विधि कभी कभी पूछ ली जाती है कि हाइड्रोजन को बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है। तो प्रयोगशाला में हाइड्रोजन को, एक मिनट, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन को जस्ते पर, जस्ता यानी जड़न आप समझते हैं ना, जस्ता जिसे हम जिंक भी बोलते हैं, पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा बनाते हैं। तो इसका ये तरीका भी लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा एरो बनाने में हमें थोड़ी दिक्कत हुई थी इसलिए ऐसा लिख दिया। और इसका भौतिक गुण, हाइड्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है, वह जल में बहुत कम विलेय है क्योंकि इसके जो मतलब यह गैस जो है ये ध्रुवीय है, सॉरी इसको हमने एक तरीके से याद रखा है, एक मिनट, हाँ ये गैस जो है अध्रुवीय है। अध्रुवीय कैसे, हमने इसको इस तरीके से याद रखा है कि हा से हाइड्रोजन, आ से अध्रुवीय, इसको इस तरीके से बोलेंगे, वाह मजा आ गया, वो वाला से हम इसको याद कर रहे हुए हैं। तो आप अभी याद कर सकते हैं। यह जल में बहुत कम विलय है, इसके जो वो होते हैं ये अध्रुवीय होती है, यहाँ पर गलत लिख गया है, यह जलती है किंतु जलने में सहायक नहीं है। इसे निम्न ताप और उच्च ताप पर द्रवित भी किया जा सकता है। और इसकी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट जो NiPt PD FeAu यानी ऑरम, ये आपने सुना होगा कि ये जो सोना होता है, Fe मतलब लोहा, तो धातुएं एक बड़ी मात्रा में गैस के आयतन को अधिशोषित कर लेती हैं, गैस के आयतन को समेट लेती हैं। जैसे कि जो PD होता है अपना, वो अपने आयतन का 100 गुना हाइड्रोजन को समेट सकता है। तो देखने चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पिगमेंट नहीं है। तो ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड ZnO, तो दूसरा चाक, सफ़ेद सीसा, लेड जिसे आप PB बोलते हैं, PB लेड, सिलिका। तो देख लेते हैं इसका मतलब, वैसे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिलिका, क्योंकि आपने कई बार पढ़ा होगा कि सिलिका को कोई रंग नहीं होता है। सिलिका का रंग अशुद्धि पर निर्भर करता है कि उसमें किस प्रकार की अशुद्धि मिलाई गई है। मतलब जो सिलिका का रंग होता है वो डिफर करता रहता है क्योंकि उसमें अशुद्धि के अनुसार वो उसका रंग आता है। वर्णक एक रंगहीन पदार्थ होता है जो पानी में पूरी तरह रंगीन पदार्थ होता है जो पानी में पूरी तरह या लगभग अघुलनशील होता है। सिलिका, पृथ्वी की पपड़ी, मतलब ये सब कहने की बातें, ये सब छोड़ो। हालांकि सिलिका का उपयोग आमतौर पर वर्णक के रूप में नहीं किया जाता है, यह जमीन, प्राइमर और लकड़ी के भराव में पाया जाता है। तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते हैं, इतना खैर इतना सब लिख दिया है, लेकिन इसमें कुछ ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जैसे कि हाँ ये सॉरी कहाँ गया, हाँ जैसे कि कैल्साइट से बना होता है चौक जो होता है। जिंक ऑक्साइड जो होता है एक पेंट वर्णक होता है, मतलब ये जिंक ऑक्साइड पेंट वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस तरह की बातें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। जैसे कि सफ़ेद सीता है, मतलब इस स्लाइड की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि सारी स्लाइड्स बेकार हैं। सारी स्लाइड्स में बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई थी, इसमें थोड़ा सा हमने ज़्यादा लिख दिया, इसके लिए सॉरी। अगली बार हम एकदम पॉइंट की बातें लिखेंगे। सफ़ेद सीता होता है भाई, ये जहरीला होता है और अघुलनशील भी होता है तथा यह मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे प्राचीन पिगमेंट में से एक है। मतलब मनुष्य सबसे पहले इसी का प्रयोग करते थे, सफ़ेद सीसे का ही। अगला देख लेते हैं। अगला अपना उर्वरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, यूरिया फास्फेट युक्त उर्वरक है। यूरिया फास्फेट युक्त, अरे यही गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, क्योंकि यूरिया में आप जानते हैं कि यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। तो इसमें आपको कहाँ पर फास्फेट का फार्मूला दिख रहा है, नहीं फास्फेट यानी फास्फोरस, यहाँ पर आपको फास्फोरस कहीं दिखेगा ही नहीं। ये ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। और साथ साथ में इसके जो अगले हैं, ये जितने सारे सही दिए होते हैं पहले, इसके बाद तो हम इनका क्या
वो करेंगे। तो मृदा जो होती है, मृदा में उर्वरक के प्रयोग से मृदा की उर्वरकता बढ़ जाती है। ये बात भी सही है कि आप जानते हैं कि उर्वरक डाले जाते हैं। उच्च दाब और उच्च दाब और उच्च ताप पर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया द्वारा यूरिया बनाई जाती है। ये बिल्कुल सही है। यूरिया में अन्य उर्वरकों की अपेक्षा अधिक नाइट्रोजन है। ये बात बिल्कुल सही है। इसमें लगभग 47% नाइट्रोजन होता है। ये सबसे अधिक नाइट्रोजन उर्वरक, मतलब सबसे अच्छा, इसी कारण ये यूरिया यूज की जाती है ज़्यादा। इसके आगे देख लेते हैं। जो यूरिया है, यूरिया सबसे अच्छा नाइट्रोजनी उर्वरक है जिसमें भार के अनुसार लगभग 47% नाइट्रोजन होती है। यूरिया का व्यापारिक मात्रा में बनाने के लिए अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड को 125 से 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर 200 वायुमंडलीय दाब पर अभिक्रिया कराकर बनाते हैं। और अगला ऐसे ही करके, रासायनिक उर्वरक महंगे होते हैं, इनके उत्पादन से प्रदूषण भी उत्पन्न होता है जो मृदा और जल को प्रदूषित करता है तथा यह खेतों में डाले जाने के कुछ दिन बाद ही लुप्त हो जाता है। ये इसकी हानियां हैं। तो आप यहाँ हानियां भी कुछ पढ़ सकते हैं। प्राकृतिक उर्वरक मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं तथा फसल की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं और प्रदूषण भी उत्पन्न नहीं होता है। जैसे कि जैविक खेती आजकल बहुत ही उसमें प्रचलन में है, जो कि प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आप उसके बारे में जान सकते हैं थोड़ा बहुत। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अधिकतर कार्बनिक यौगिक सुचालक होते हैं। यही कथन सही नहीं है। मतलब ऐसी बात नहीं कि पहले ही ऑप्शन सही नहीं होता है, लेकिन जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो ग्रेफाइट जो होता है वो सुचालक होता है बिजली का, और जो अन्य होते हैं वो बिजली के ना ही सुचालक होते हैं, मतलब कुचालक होते हैं, कुचालक, जो कि बिजली को पास नहीं होने देते हैं और ना ही ऊष्मा को। अगला है कार्बनिक यौगिक आबंधन सह संयोजक होता है। तो जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, अभी हम बात करके हैं कार्बन की और SI की, ये जितने भी होते हैं ये सह संयोजक यौगिक बनाते हैं। सह संयोजक यौगिक या सह संयोजक बंध भी बोल सकते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, तो हीरा तो वैसे भी कार्बन का एक अपर रूप है। तो अगला इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। कार्बन के मुख्यतः 3 अपर रूप होते हैं। पहला हीरा होता है, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फुलेरीन। फुलेरीन आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, फुलेरीन। और कार्बन की सभी अपर रूप सह संयोजक बंध बनाते हैं। ग्रेफाइट का प्रयोग उच्च ताप पर चलने वाली मशीनों के लिए शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। प्रयोग जो ग्रेफाइट होता है उसका उपयोग उच्च ताप पर चलने वाली मशीनों के शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। और जो ग्रेफाइट होता है उसका प्रयोग इलेक्ट्रोड नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए किया जाता है। इसे हम मंदक भी कहते हैं कि मंदक के रूप में कार्य कर रहा है। और इसको पेंसिल बनाने में तो नॉर्मल सी बात है, जैसे कि आप पेंसिल देखते हैं तो पेंसिल की जो काली काली नोक होती है वो ग्रेफाइट की होती है। अगर आप कभी भी पेंसिल को लगा के बोर्ड में चेक ना करना, वैसे अगर आप लगा के चेक करते हैं तो पीछे से जो हल्की सी वहाँ से खुरद देंगे, पीछे से मतलब उसके पिछवाड़े से थोड़ा सा खुरद देंगे तो वहाँ पर ग्रेफाइट निकलेगा, उसको छुएंगे तो आपको करंट लगेगा। ये हमने कई बार मतलब करके देखा है, क्या हो जाता है कभी कभी जब पढ़ो तो हो जाता है। केवल ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। केवल नहीं है, केवल है। तथा हीरा विद्युत का कुचालक है और ऊष्मा का भी हीरा विद्युत का कुचालक है। तो अगला देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया नहीं है? तो जैसे कि यहाँ पर अभी हमने बात की थी, तो ये जो ग्रेफाइट होता है ना, तो आपने कई बार सुना होगा ग्रेफाइट की छड़ें यूज की जाती हैं इलेक्ट्रोड बनाने के लिए। इलेक्ट्रोड बनाने में भी ग्रेफाइट का छड़ों का यूज किया जाता है। जब विद्युत अपघटन करते हैं तो वहाँ पर ग्रेफाइट की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपघटन का उदाहरण नहीं? तो अपघटन क्या होता है? अपघटन मतलब होता है टूटना। अपघटन मतलब होता है किसी चीज का टूटना, जो चीजें टूट जाए उसे हम अपघटन, मतलब जो चीजें ना टूट जाए, यानी जब कोई चीज टूटती है तो उसे अपघटित बोलते हैं कि अपघटित हो गई। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, अब बात करते हैं। पहला दिया हुआ है कि CH4+2O2 CO2+। ये देखो, ये आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये अपघटन अभिक्रिया नहीं है, ये बल्कि कोई दूसरी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें अपघटन अभिक्रिया की बात करनी है। पहले तो हम 3 अभिक्रियाओं को समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। पहली विस्थापन अभिक्रिया, मतलब ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका कलर थोड़ा चेंज करके बात करेंगे। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जैसे कि ये अभी हमने बात करी, ये जो CuSO4 + Zn + ZnSO4 + Cu, ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी है और विस्थापन अभिक्रिया भी है। मतलब विस्थापन का मतलब होता है कि जैसे कि SO4 है तो Zn ने SO4 को Cu के पास से विस्थापित करके अपने पास जोड़ लिया, इसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है कि किसी चीज़ का टूटना, वो तो हम बात कर चुके हैं। कट जा थोड़ा सा, हाँ ठीक। तो जैसे कि H2O है, H2O को ये वाला आपने कई बार देखा होगी, H2O हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो जैसे कि ये अपघटन अभिक्रिया हो गई, अपने 2 भागों में टूटना, 2 या 3 से कई अधिक भागों में टूट सकती है। और जो अपनी ये अगली वाली है, ये संयोजन अभिक्रिया कहलाती है।
संयोजन यानी जुड़ने वाली, जिसमें जुड़ते हैं तत्व, उसे हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि 4Fe को हमने इसके साथ जोड़ दिया तो हमारा बन जाता है। तो ऐसे ही हम देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन है, हाँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो 2Ag + Cl है, इसमें बोला है कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। 2Ag + Cl है, ये क्या हो रहा है, Ag में अलग हो गया और Cl इसका अलग हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। और जो CuSO4 वाली अभिक्रिया है, कौन सी, अगली वाली, यानी जो CuSO मतलब ये वाली अभिक्रिया है, तो इसमें आप देख रहे हैं ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, और ऐसे ही अगली अभिक्रिया जो है ये भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो हमें लगता है यहाँ से क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।